वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने वक़्त दिया। एक मुतवस्सित तबके से आप आए सामने और पहली बार आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर बहरहाल के लिए ख़ुसूसी तौर पर कि आप चेयरमैन मुंतखब हुए। इस कोशिश कावश में आपकी कितनी मसाइल रहे और किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जमील साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए। मैं आपको वेलकम भी करता हूँ। यकीनन आपके थ्रू, आपके ज़रिए आवाम तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। तो आज इस तरह का आपने सवाल किया। मैं आज से तकरीबन 2012 की बात है, सबसे पहले जो मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। उससे पहले भी सियासत से तो हम जुड़े थे, लेकिन बाकायदा मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं मिली थी। तो 2012 से स्टिल में और उस वक़्त मेरी एज तकरीबन 22 साल थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त मुझे यूनियन काउंसिल का सदर मुंतखब किया। तो मेरा ख़्याल है कि चूँकि उस वक़्त भी बहुत कम लोग ऐसे थे जो यानी यूसी लेवल के जिनको जो ओहदेदार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई तो फिर मैंने अपने इलाके के लिए वो स्टिल उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट भी थी 5 साल, 2016 तक रही। वज़ीर आज़म थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब। तो हमने अपनी जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल जारी रखी, जिसमें जहाँ तक मसाइल की बात है तो वो तो आप भी बेहतर समझते हैं कि ज़ाहिर जब बंदा सियासत में आता है और बिलखसूस एक मिडिल क्लास का आदमी, तो उसके लिए बेशुमार चैलेंजेस होते हैं, बेशुमार मसाइल होते हैं। तो हमने अल्लाह का शुक्र है फिर वो चीज़ें सब फेस की, सामना किया। और पीपल्स पार्टी के जो दौर में हमने 2011 से 16 में जो हमने मैं और उस वक़्त के जो हमारे और भी वहाँ के बहरहाल के जो मुअज़्ज़िन थे, हमने मिलकर जदोजहद की। और कुछ काम चूँकि हम सीट लूज़ कर चुके थे, लेकिन उसमें एक काम जो हमारा हायर सेकेंडरी था स्कूल्स बहरहाल का, वो हमें अचीवमेंट मिली थी। तो उसमें मेरे साथ साथ बाकी भी वहाँ मुअज़्ज़िन थे, उनकी भी जदोजहद थी। तो अल्लाह का शुक्र है फिर आगे हम इसको कैरी किया और स्टिल 14-15 साल से ये हो गया है टाइम कि मैं सियासत के से साथ जुड़ा हूँ और लोगों की खिदमत जहाँ तक हमारे बस में है और हम उसमें लगे हैं और कर रहे हैं, और आज दिन तक कर रहे हैं जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है। वैसे जब आपने शुरू किया तो कभी आपने सोचा था कि आप इस लेवल तक जाएँगे? ये एक बहुत बहुत बड़ा अहम सवाल है कि सच्ची बात है कि कभी भी जब हमने सियासत का आगाज़ किया तो मेरे तो ज़हन में भी नहीं था। जी। और अक्सर दोस्त सवाल भी करते हैं, तो मैं जो चूँकि 2021 में जब इलेक्शन हुए, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब जब इलेक्ट हुए, तो मैं अक्सर मैं अपने दोस्तों से भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि कभी भी मेरे ज़हन में ये नहीं था कि उसको बलदियाती इलेक्शन होंगे और उस बलदियाती इलेक्शन के नतीजे में मुझे टिकट मिलेगा और मैं इलेक्ट होके एज ए काउंसलर मुंतखब होऊंगा और काउंसलर के बाद फिर चेयरमैन मुंतखब होगा। तो मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। और ना, एक तो होता है कि इंसान का वो ये होता है कि आगे उसको ये पता होता है कि मैं यहाँ से अगर स्ट्रगल शुरू करूँगा तो मुझे ये कुछ मुझे अचीवमेंट होगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मेहरबानी की और लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो अभी जब आपकी सियासत का यानी एक लिहाज से इब्तदा है और जिस पोजीशन से आप आए हैं, तो वहाँ हुकूमत की तरफ से चूँकि ये जो लोकल बॉडीज़ हैं इनको फंडिंग नहीं की जा रही, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपके सियासी कैरियर दांव पर है सर? बहुत बड़ा चैलेंज है ये, एक अहम सवाल है आपका। जो बलदियाती इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में 32 साल के बाद हुए, और सच्ची बात है कि 32 साल के बाद इतना बड़ा गैप आ गया कि जब हम इलेक्ट होके आए तो मेरे बहुत सारे मेंबरान ऐसे थे जिनको बहुत सारे, की अक्सरियत आप कह सकते हैं कि ये पता नहीं था कि हमारे इख्तियारात क्या है, हमने क्या करना है, क्या कुछ। तो फिर हमने कुछ जो हमारे सीनियर लोग थे, हमने हमने उनसे रहनुमाई लेना शुरू की। फिर हमने एक्ट को पढ़ा, और हमारे और दोस्त भी थे जो कानून से तल्लुक़ रखते थे, उनसे रहनुमाई ली। तो फिर हमें कुछ टाइम में जाके पता चला कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, हमने क्या करना है, क्या मामलात हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, चूँकि हमारे जो 92 में एक लेजिस्लेशन करके जो माली इख्तियारात थे वो दोबारा एमएलए आज़ाद को शिफ्ट कर दिए गए थे, जो अभी तक स्टिल बहाल नहीं हुए। तो अब चूँकि सरदार तनवीर इलियास साहब के दौर में ये इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन के बाद जब मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ, ये 13 मार्च की बात है, तो मेरा ख्याल है उसके साथ एक माह के साथ ही वो गवर्नमेंट चली गई थी। अब जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, वो सूरत हाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब
कैबिनेट जो अभी जाके तश्कील दी है। सही। आज भी जो अभी तक महकमे उन्होंने अलाट नहीं किए, तो उनके अपने मसाइल हैं। अब हमारी बराह रास्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने हमें एक मैसेज ये कन्वे किया था कि मैं स्पेशल जो ज़िला कौंसिल के लोग हैं, मैं उनको मुज़फ़्फ़राबाद में इनवाइट करूंगा खाने पे, और एक दिन पूरा जो लोकल बॉडीज़ के मुंतखब लोग हैं उनके साथ गुजारूंगा, बिल्कुल जो चेयरमैन साहिबान हैं। और फिर साथ में उन्होंने ये गैर रस्मी गुफ्तगू में हमारे एक चेयरमैन साहब थे, उनसे कहा कि जी जो मेरा प्राइम मिनिस्टर का फंड होगा मैं ज़िला कौंसिल को दूंगा। अब हम भी इसी वेट में रहे कि कुछ उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब डिसीजन करेंगे, लेकिन चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब अब ये सूरत हाल हमारे सामने है कि चूँकि उनके जो कैबिनेट के मामलात हैं, अब आपको पता है कि गवर्नमेंट की एक कोलिशन है, उसमें उनको काफ़ी मसाइल आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग हैं, तो वो अपनी अपनी चॉइस के जो महकमे वो डिमांड कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज और मसला बना हुआ है। साथ में हमने एक मशावरत करके हमने कोर्ट में भी रीड कर दी थी, हाई कोर्ट में भी साथ हमने अपने जो माली इख्तियारात थे उनके लिए कर दी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि वो ख़ुद भी 96 में एडमिनिस्ट्रेटर आए थे ज़िला कौंसिल में, और उनके जो वालिद मोहतरम थे चौधरी सोबत अली साहब, वो भी चेयरमैन ज़िला कौंसिल रहे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने इज़हार भी किया कहीं कि चूँकि मैं भी ज़िला कौंसिल में रहा, मेरे वालिद साहब भी, तो मैं समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझता है जो लोकल बॉडीज़ के मामलात हैं, मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक तजर्बा भी है, और वो ब्यूरोक्रेसी के मामलात को भी चलाना जानते हैं। एक मामला जो हाल में कल में हुआ, जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मामला हुआ, तो टीचर ऑर्गेनाइजेशन के जो मुतालबात थे, जो मामलात थे, वो सूरत हाल आपके भी एक सामने थी कि कल चूँकि 11 साढ़े 11 के बजे जब मुझसे अपने कुछ जॉइंट सुप्रीम काउंसिल के दोस्त थे, जिनमें आशिक भट्ट साहब ने रब्ता किया कि जो सूरत हाल है वो खासी गंभीर है, जितने भी टीचर्स हजरात हैं वो गिरफ्तारियाँ देने के लिए जा रहे हैं, ख़वातीन गिरफ्तार हो रही हैं। इस वक्त तो हमारे पास खबर पहुंची कि हजीरा से कुछ ख़वातीन को और पूंछ में से, तो वो हालात बाग में से 100-150 बंदे ने जाके गिरफ्तारियाँ दे दी। तो मुझसे जब तो मैंने फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रब्ता किया, तो फिर उन्होंने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी कि आप मुझे पूरा टास्क दिया कि आप मुज़ाकरात जाके करें, ये पॉइंट है, तो जहाँ अगर कहीं ज़रूरत समझी तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी आपसे बात करेंगे। तो फिर वो 11:30-12 के से हमने इनसे मुज़ाकरात शुरू किए। उसमें मैं शुक्रिया सबसे पहले अदा करता हूँ, ये टीचर ऑर्गेनाइजेशन के सदर हैं गुलफराज आरफ साहब हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो फिर मैंने जाके हाल में टीचर्स हज़ार से उनसे मुखातब हुआ, मैं उनको सूरत हाल उनके सामने रखी कि जो आपके मामलात हैं, मुतालबात हैं, हम उनकी हमायत करते हैं, लेकिन जो एक मुज़ाकरात हैं, जो मामलात चल रहे हैं, अगर कोई नतीजा आखिज़ ना हुआ, कोई किसी तरफ ना गए, तो फिर हम जो मेम्बरान हैं, इलेक्टेड लोग हैं, मैंने उनको यकीन दहानी करवाई कि मैं बासियत चेयरमैन ज़िला कौंसिल आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि मैं भी खड़ा हूँगा, और मेरे जितने भी मेम्बरान थे, मैंने अपने मेम्बरान को भी एतमाद में लिया था, और चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल्स के हैं, जो भी जितने भी इलेक्टेड लोग हैं वो खड़े होंगे। तो मैं उनका शुक्रिया तमाम टीचर्स हज़रात का और ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। कारी लतीफ़ साहब भी थे वहाँ कि उन्होंने मेरी बात को ऑन किया और उन्होंने मुझे टाइम दिया। मैंने उनसे 3 बजे का टाइम लिया। इस दौरान जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मुझसे उन्होंने चूँकि मेरा उनसे रब्ता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपसे जो भी उनसे बातचीत होगी आप हमें आगाह करते रहें, जो भी मामलात थे। तो मैं उन प्रॉपर रब्ते में रहा। जो हमारी यहाँ इंसानियत थी उनसे भी मामलात थे, मैंने हमारे जो इंसानियत से कहा कि जो गिरफ्तारियाँ जो मामलात हैं वो आप फिल वक्त उसको रोक दें, उसको ना। तो फिर हमने यहाँ से रेस्ट हाउस से हम फिर तासिफ शहीन साहब से फ़ोन पे बात हुई हमने, जब मैंने अपने एसपी साहब को कहा कि आप तासिफ शहीन साहब से हमारा रब्ता करवाएं। तो जब हमने दोस्तों ने मशवरा किया कि शायद फ़ोन पे मामलात उस तरह के नहीं हैं, तो फिर हमने मुनासिब समझा हम यहाँ से चले गए बलोच रेस्ट हाउस में, जिसमें मेरे साथ थे हमारे ज़िला काउंसिल के मेंबर थे, सरदार मज़हर आफ्ताब साहब थे, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर पंथल से ज़हीर जवाद साहब थे गुराज से, और असलान अंसार साहब यूथ से, और आशिक भट्ट साहब भी हमारे साथ थे जो जॉइंट सुप्रीम काउंसिल के वो थे। हमारे एक दोस्त और भी अमरेज साहब थे, और साथ में टीचर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, हमने उनको भी, तो गुलफराज आरफ साहब वो भी हम रोज चले गए। तो जब हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे तो वहाँ एक डेडलॉक एक बात का आ रहा था। अब चूँकि एक पूरे कश्मीर का मसला था, तो तासिफ शहीन साहब चूँकि एक मरकज़ी सदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका तल्लुक भी एक सुन्नती से है। तो अब डेडलॉक एक ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कहा जा रहा था कि
पहले वो जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, उसको ऑफ करें, कॉल ऑफ करें, तो फिर हम जो अगले मामलात होंगे। तो इस पे एक डेडलॉक था। वहाँ जो मिनिस्टर हजरात हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया, जिसमें मैं खुसूसी जिक्र करूँगा। सिदा ज़िया कमर साहब जो कि यंग आदमी है, उन्होंने, और मियाँ अब्दुल रईस साहब ने। तो जब मैंने एक पुल का किरदार अदा किया और एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा आप कह सकते हैं। अब बात ये थी कि चूंकि टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, उनकी डिमांड थी कि कुछ रिटर्न गवर्नमेंट की तरफ से हमें यकीन दहानी करवाई जाए। लेकिन वहाँ एक बात, मैंने जब सिदा ज़िया कमर साहब से बात की, मियाँ अब्दुल रईस साहब से बात की, मैंने उनको कहा, तो फिर उन्होंने कहा जी कि जो बात हम आपको कह रहे हैं वो 15 मिनट के अंदर आप टाइम रख लें, आप जो कॉल ऑफ करवाएंगे तो 15 मिनट के अंदर हम अगला नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप करेंगे। तो इस पे थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने फिर उनको मुतमईन किया, और फिर उनकी तरफ से उनके भी आप पे सिदा ज़िया कमर साहब और मियाँ अब्दुल रईस साहब के भी आप पे मैंने रिटन एग्रीमेंट किया। टीचर ऑर्गेनाइजेशन के जो ओहदेदारान हैं, और जिसे तासुफ शहीन साहब हैं, उनके एक भाई हैं काशिफ शहीन साहब, मेरे ख्याल में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया। तो मैंने जब ज़िया कमर साहब से, चूंकि मुसलसल 1 से 2 घंटे हम राब्ते में रहे, लास्ट जो टाइम था, सिदा ज़िया कमर साहब और मियाँ अब्दुल रईस साहब, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हुए थे। तो जब ज़िया कमर साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी हम आपको पूरी तरीके से गारंटी देते हैं इस बात की, उनके बिहाफ पे मैंने जब इनसे रिटन एग्रीमेंट किया, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार तासुफ शहीन साहब का, कि उन्होंने आके वो कॉल ऑफ की एक वीडियो पैगाम जारी किया। तो साथ ही में सिदा ज़िया कमर साहब ने, जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, वो 15 मिनट के अंदर उन्होंने व्हाट्सएप पे हमें वो नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने सबसे पहले रिलीज़ का, और दूसरा फिर उन्होंने एक कमेटी बना दी। दरमियान में चूँकि कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि मुमकिन है कि हमने कॉल ऑफ की, अगर ये इनसे वीडियो पैगाम जारी करवा दिया, तो ये ना हो कि जो हुकूमत की तरफ से वो कमिटमेंट ना पूरी हो। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, चूँकि हमें यकीन है, जो हमारे वज़रा हैं उनसे बात हुई है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिदा ज़िया कमर साहब का, मियाँ अब्दुल रईस साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि उन्होंने हमारी बात भी सुनी, और सिदा तासुफ शहीन साहब का, कि उन्होंने जो जिस तरह के हालात थे, डेडलॉक था, वो उन्होंने हमारी बात सुनी, और एक डेडलॉक ख़त्म और मुज़ाकरात कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 15 आपने भी देखा कि 15 से 20 मिनट के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन अगला जारी कर दिया, और काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई। तो ये एक बहुत बड़ा काम था, यकीनन ये डिस्ट्रिक्ट सुन्नती नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर का, जो आप कह सकते हैं कि हमारे खाते में पड़ा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारी जिम्मेदारियाँ, जो मामलात हैं, हम इंशाल्लाह वो फेस करेंगे, हम उसको निभाते रहेंगे। कल की जो आपकी दिन भर की मसरूफियात रही, उससे लगता था कि आपने बड़ा अहम रोल अदा किया है। आप क्या समझते हैं कि दोनों फरीक संजीदा हैं अपने मामलात में, मास्टर हज़रात और हुकूमत? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो टीचर ऑर्गेनाइजेशन या असातिज़ा के जो मसाइल मामलात हैं, वो बिल्कुल जायज़ हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को किसी भी सतह पे असातिज़ा के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो बिल्कुल हल करने चाहिए, और कम अज़ कम असातिज़ा को रोड पे नहीं आना चाहिए, या उनको रोड पे ना लाया जाए। ये मेरी गुजारिश भी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जहाँ तक हमने उनके तल्क सुना है या जानते हैं, कि वो इस मिजाज के आदमी हैं कि जो काम, जो राइट होगा टीचर्स का, वो इंशाल्लाह इनको पूरा देंगे। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा किया। हमारा रब्ता था जो हमारे इंसामिया कमिश्नर पूंछ थे, पूंछ से भी हमारे कुछ तंजीमी ओहदेदारान, कुछ दोस्त कल वो पहुँच गए थे। जब हम पहुँचे थे तो हमारे साथ ही पहुँचे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कमिश्नर साहब भी हमारे राब्ते में थे, वो इस बात की, उन्होंने कहा कि अगर कोई कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, चौधरी फरीद साहब हमारे एक काउंसलर थे, उनके राब्ते में थे, मैं भी राब्ते में था, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं विद इन 1 घंटे के अंदर आपके पास पहुँचूँगा। तो इंसामिया ने भी, उनका भी एक अच्छा रोल रहा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मैं मिनिस्टर साहिबान का, उन्होंने इसमें बड़ा रोल अदा किया, बड़ा अहम रोल अदा किया है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि जो भी जायज़ मुतालबात होंगे जो असातिज़ा इकराम के, वो इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनेंगे और उस पर अमल दरामद करेंगे। बात इख्तियारात की हुई थी, तो इख्तियार जो चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं, वो ज़रा DC साहब से ऊपर होते हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि अमली तौर पर भी इसमें इसको इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने में आपको कोई मसाइल हैं या? डेफिनेटली आपको पता है कि जब 32 साल के बाद एक बहुत बड़ा गैप है और वहाँ उसके बाद इलेक्शन हो, जी, जी। तो जब इलेक्ट हो के लोग आए तो थोड़ा सा वो एक आप कह सकते हैं इंसामिया के साथ वो एक लिजान कायम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो ज़रूर होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि हमारे 2 इजलास हमारे हाउस के हो चुके हैं, अच्छा। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अब अगला इजलास करने जा रहे हैं इंसामिया के लोगों के साथ। सही। हम उनके साथ बैठेंगे और जितनी भी इंसानी जो यहाँ हमारे लोग हैं, ऑफिसरान हैं, उनके साथ हमारे ज़िला कौंसिल के मुंतखब लोग बैठेंगे और मसाइल पर बात होगी, मसाइल पे डिस्कस होगी। और ज़ाहिर है इसमें चूँकि मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से इंसामिया के लिए ये भी आसानी है। जब इलेक्ट होकर लोग आ जाते हैं तो वो जब जिम्मेदारियाँ लेते हैं तो फिर इंसामिया के लिए भी काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे मुंतखब लोग हैं हमारे मसाइल के हल में अहम रोल अदा करेंगे। थोड़ा सा हमारा जो 2 से 3 माह में ये अरसा गुजरा उसमें फ़र्स्ट यही था कि हमें शुरू में कुछ चीज़ों का ये इल्म नहीं था, जो माली इख्तियारात वो हमारे पास कितने हैं, कितने नहीं है, कितने शिफ्ट हो चुके हैं। तो फिर जब हमने एक्ट को स्टडी किया, सीनियर लोगों से रहनुमाई ली, तो फिर हमें पता चला कि कुछ जो माली इख्तियारात जो मामलात थे वो वापस MLA आज़ाद को चले गए हैं। तो उस मामलात में हम जदोजहद में रहे। और फिर ज़रा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के अगर अपने कैबिनेट के मसाइल मामलात में होते तो शायद इस वक्त तक हमारे मामलात में ही काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी होती। लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो इस पर बड़े संजीदगी से सोच रहे हैं। जो हमारे ज़राए हमें पता चला है, बड़ी संजीदगी से इस मामले पे सोच रहे हैं कि जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं, लोकल बॉडीज़ के लोगों को बाख्तियार करने के मतलब को इंशाल्लाह अगले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर इस पे इनिशिएटिव लेंगे। इसके अलावा सर ये जो वाटर रेस्क्यू प्रोजेक्ट है, इस हवाले से भी कल आपकी मीटिंग थी, वहाँ पर रहे। अब क्या नज़र आता है आपको कि ये मामला वापस आज़ाद पतन की तरफ आएगा या? ये बड़ा एक अहम पॉइंट है वाटर रेस्क्यू प्रोजेक्ट का, जो उसमें कल एक मीटिंग यहाँ रखी दी और उसमें मैं भी शामिल हुआ था। तो मैंने कहा था कि एक तो जो हमने एहतजाज की कॉल दी कि इस 25 को मेरे ख्याल है, तो इस दौरान मैंने वो वहाँ बात रखी थी कि हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, आला जो अकाम हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक यहाँ ये बात पहुँचाएंगे। तो इस सिलसिले में जब हमने ये कल जो असातिज़ा इकराम के मामले में हम जब राब्ते में थे, तो रात को जब ये मामला सेटल होने के बाद फिर वहाँ से फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो वो चूँकि उन्होंने कहा कि आपने एक मामला सेटल किया, उस पर उन्होंने हमसे बात की और एक आप ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी इस बात पे मुतमईन भी थे। तो साथ में फिर मैंने उनसे बात की कि ये एक हमारा वाटर रेस्क्यू प्रोजेक्ट का एक मामला था, उस पर हमारी मीटिंग थी। तो ये चूँकि हमारा डिस्ट्रिक्ट सुन्नती का राइट बनता है, जो डैम है वो भी डिस्ट्रिक्ट सुन्नती के अंदर है और जो मुतासर हुए हैं वो हमारे लोग हुए हैं। और ये कैसे हो सकता है कि आप आज़ाद पतन के अंदर आप उसका नाम आज़ाद पतन का दे के और उसको पॉइंट कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। हमारा किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी लोगों के साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन ये ज्यादती सरासर जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से रात को जो लेट नाइट मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस पे पहले 2 दिन पहले सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने बात की है, ये पॉइंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने उठाया। तो इस पे मेरा ख्याल है कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई कमेटी भी उन्होंने बना दी है और साथ ही चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सरदार मोहम्मद हुसैन साहब ने ये बातें सामने रखी हैं। उसमें आटे के एलोकेशन के अलावा और भी चीज़ें थी। तो इंशाल्लाह मैंने मैसेज कन्वे किया और दोबारा हम एक रिटन भी तहरीक करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हम भेजेंगे और इंशाल्लाह इस पे मैं समझता हूँ कि ज़रूर इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये मेरिट पे कोई फैसला करेंगे, चूँकि सुन्नती के आवाम का ये राइट है। और ये कैसे हो सकता है कि आज़ाद पतन में अगर एक आपको डेड बॉडी, जब आपको डेड बॉडी का मसला आएगा तो वो 6 से 7-8 किलोमीटर दूर से लोग आके उसको रेस्क्यू करेंगे। ये तो मुझे नहीं समझ आती है। जब ये PC1 बना है तो बनाने वालों ने ये कैसे उसको मतलब डिज़ाइन किया, क्या सोचा, कैसे ये करके किया कि ब्यूरोक्रेसी के जो लोग थे वो या तो उनके समझ में ये चीज़ नहीं थी या जानबूझ के उन्होंने किया। तो बहरहाल जो भी हो गया, इंशाल्लाह इस मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने चूँकि मैसेज कन्वे किया और पहले हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर ज़रूर जो है ना वो एक मेरिट पे फैसला करेंगे। इसके अलावा यूँ तो वैसे आप ज़िला कौंसिल पूरे ज़िले के चेयरमैन हैं, लेकिन जिस इलाके से आदमी बिलोंग करता है उन लोगों की ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, तो बहरहाल के लिए कोई खुसूसी पैकेज आपकी तरफ से? यकीनन, चूँकि ये आपका जो ये सवाल है, बिल्कुल चूँकि मैं यूनियन काउंसिल भारत से इलेक्ट होकर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन बनने के बाद फिर वो ज़रा तवक्कुआत भी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो चूंकि अब अगर मैं कोई बात करता हूँ तो जो मेरे दोस्त हैं बाकी ज़िला काउंसिल के मेंबरान होते हैं, वो एक मैंने कहीं जो आटे की एलोकेशन के हवाले से हमने तहरीक की थी उस वक्त के मिनिस्टर साहब को बारल की, तो अव्वल तो हमने ज़िले की बात की थी, तो वो मैंने कहीं वो सोशल मीडिया पे आ गया, तो फिर वहाँ हमारे जो साथी थे, काउंसलर थे, दोस्त थे, उन्होंने इस पर बड़ा वो शिकवा आप कह सकते हैं। तो ज़रा हम ये भी हमारे लिए बड़ा मसला होता है कि जब हम एक अलग से बारल की बात करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम आती है, लेकिन यकीनन चूँकि बारल से तल्लुक़ के साथ वहाँ के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह वो एक तो सबसे पहले बारल का जो सबसे बड़ा मसला है वो एक हमारा जो ट्रैक है जो हम भी सुनते आ रहे हैं 30-40 साल से, यहाँ एक बारल से ओलाड की तरफ है जो आपका दो आपके रूट रावलपिंडी से कनेक्ट करते हैं, एक आज़ाद पतन, एक छिछाना, और तीसरा ये रूट है जिसमें मैं समझता हूँ कि ज़िला कोटली का भी काफ़ी सारा जो एरिया जिसमें सिरसावा, पिंजेड़ा वगैरह, उनके लिए ये बहुत मौजूद है। उस पर हम सोच रहे हैं और लगे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे और ज़रूर उनसे बात करेंगे, बल्कि उनको दावत भी देंगे। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बाकी चूँकि मैं इलेक्ट होने के बाद जो लोगों के हमारे साथ छोटे मोटे जो वादे थे, जो मामला थे, तो वो काफ़ी हद तक हमने छोटी मोटी जो आप कह सकते हैं स्कीमें इस वक्त हमने वो लोगों को दी हैं, जिस पे कुछ काम चल रहा है, कुछ पे काम अभी होना बाकी है। तो इंशाल्लाह जो काम कंप्लीट होंगे तो मैं हम आपके तवस्सुल से मीडिया के थ्रू हम लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि अक्सर ये शिकवा रहता है कि जो जहाँ पैसे दिए जाते हैं उनको चेक नहीं किया जाता है, या प्रोजेक्ट या मनसूबे कंप्लीट नहीं होते हैं, फाइल की हद तक रहते हैं। तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास पूरा एक सेटअप है, वार्ड के अंदर लोग मुंतखब हैं, चेयरमैन होते हैं हमारे यूनियन काउंसिल के, तो हम इंशाल्लाह मिलजुल के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेके इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जहाँ बारल के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मिसाइल हैं, एक मामला जो आपके भी मेरा ख्याल है वो मैं गुज़ार करता चलूँ आपके भी नोटिस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया हमारे मिनिस्टर साहब ने और जो अभी तक कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सुन्नती का। आपने देखा कि सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट बनी उसमें बैरिस्टर साहब को सबसे पहले यहाँ लाया गया, और वहाँ 1 पॉइंट एजेंडा यह था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सुन्नती, और यूनिवर्सिटी ऑफ सुन्नती का बैरिस्टर साहब ने ऐलान भी किया। तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा दरमियान में हमें जो एक मसला ये आया कि गवर्नमेंट 2 से 3 दफ़ा गवर्नमेंट डिस्टर्ब हो गई। पहले नियाजी साहब थे वो चले गए, फिर तनवीर इलियास साहब आए, फिर वो चले गए, अब चौधरी अनवार उल हक साहब में, तो यकीनन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाती है जो काम काज होते हैं। तो सरदार महमूद हुसैन साहब ने पर्सनली उसमें बड़ा एफर्ट किया, उसमें उन्होंने 3 से 4 यूनिवर्सिटियाँ थी जिसमें से उन्होंने एनओसी लेनी थी वो ली, बल्कि 1-2 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी थी जो उस एनओसी देने के मामले में खासी उन्होंने रुकावट डाली। तो सरदार साहब ने बड़ी वो आप ये कह सकते तगदो से स्ट्रगल से वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब चूँकि वो फाइल जो मेरा ख्याल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ी है, तो अगर वो गवर्नमेंट का थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब ना होता तो वो इस वक्त अप्रूव हो जाती। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब चूँकि चौधरी अनवार उल हक साहब में, तो वो वैसे भी चौधरी अनवार उल हक साहब के जो वालिद मोहतरम है चौधरी सोबत अली साहब, वो और सरदार साहब 90 में गठे मेंबर असेंबली थी और अच्छे दोस्त भी हैं। तो सरदार साहब से अक्सर जिक्र भी किया चौधरी अनवार उल हक साहब ने कि जी आप हमारे वालिद साहब के दोस्त हैं, तो हम जो भी आपके काम काज होंगे आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम इंशाल्लाह आपके काम काज करेंगे, और वो इतनी रिस्पेक्ट भी उनकी करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्लंदरी के मसाइल हैं, जो सुन्नती के मसाइल मामलात हैं, वो ज़रूर जो चौधरी अनवार उल हक साहब के दौर में इंशाल्लाह वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में हल होंगे। आखिर में सर ये जो आटे का बड़ा इशू है आपने जिक्र भी किया उसका, इसकी हकीकत जो एलोकेशन के बारे में बताया जाता है, तो अभी इस पर कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एलोकेशन बेहतर करने के लिए? जी उसमें यह है कि आपको इसमें आपको भी नॉलेज होगा कि आटे का जो मसला था वो उसमें जो एक वक्त में जो इसमें प्राइवेट और जो सरकारी आटा था उसका रेट तकरीबन सेम था। अब आपने भी इसमें देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये थे कि वो प्राइवेट आटे पे लेते थे और सरकारी आटा मैंने अक्सर देखा कि वो सप्लाई में ही पड़ा रहता था। तो उस हवाले से फिर गवर्नमेंट में दरमियान में 2016-17 की बात में जो एलोकेशन थी वो भी उससे कम कर दी थी। अब चूंकि हमारा जो बिल्ट है बारल का उससे और डिफरेंट ये बात है कि उसको ज़री इलाका करार दे के जो हमारी एलोकेशन बनती थी वो उससे भी कम कर दी। तो जब आटा महंगा हुआ और गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी देना शुरू की, ये सब्सिडाइज आटा चूंकि होता है, तो इसमें तो फिर जो भी जितने भी लोग थे वो सारे इधर शिफ्ट हो गए। अब अगर आप ये कह सकते हैं कि एलोकेशन 100 अफराद की है तो 1000 अफराद की ज़रूरत है, वो लाइन में लगे हों तो कैसे उनको दिया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था।
अब जब हमने मुतल्लिका महकमे आला हुकाम से रब्ता किया तो वहाँ एक तो बात ये पता चली कि जो आपके 425 मेरा ख्याल है और 450 मन या इतना जो होता है उस पर जो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तकरीबन 8 लाख के करीब। अच्छा। तो अगर आप एक यूनियन काउंसिल का अंदाजा लगाएं बारल का, तो मेरे ख्याल है बारल का 50 से 60 लाख सब्सिडी। तो फिर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास्को के जो मेरे है 15 से 20 अरब रुपए पास्को वालों को अभी तक आज़ाद कश्मीर हुकूमत देने, तो पे इतना कहाँ से फंड्स इतने कहाँ से वसाइल आए कि वो आटे पे भी इतनी सब्सिडी। तो इस पे चूँकि फिर अब कैबिनेट का जो हाल ही में इजलास हुआ है उसमें हमने भी सरदार साहब से गुजारिश की थी कि जो उन्होंने पहला पॉइंट था वो आटे के हवाले से है, तो उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी उठाया और चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अब आटे की एलोकेशन है उस पर हमने मुतालबा किया है जो डिस्ट्रिक्ट सनती के उसको डबल किया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी इस पर संजीदगी से सोच रहे हैं और आटे की जो एलोकेशन है उससे हट के हम देख रहे थे कि जो ही महकमे अलाट की जाएँ। उस वक़्त के जो मिनिस्टर थे अली शान सोनी साहब थे, मैंने उनसे पर्सनल भी बात की थी, उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी। तो यकीन दहानी के बाद 2 दिन के बाद हुकूमत चली गई थी। अब ये जो दरमियान में एक टाइम रहा है उसमें चूँकि हमारी सुस्ती नहीं थी, उसमें यह था कि महकमा ही नहीं था किसी के पास कि हम किसी मुतल्लिका अथॉरिटी के से जाके बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में महकमे भी अलाट किए जाएंगे। तो सरदार साहब ने भी कैबिनेट में भी बात किया है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी, तो इंशाल्लाह ये मामला बहुत जल्द हल किया जाएगा। इसका हमें यानी आप कह सकते हैं कि शिद्दत से एहसास है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे नौजवान जनाब अमजद जावेद साहब, ज़िला कौंसिल सदनती के चेयरमैन हैं। उनकी राय और गुफ्तगू आपने सुनी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका इज़हार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।